ते मी कार्डिनलला असताना अनेक वेळा भेटायला येतो. मणिपूरचा इन्सिडेंट झाला त्यावेळेसही भेटायला आलो होतो. चर्चेस नन्स अँड फादर्स यांच्यावरती सुद्धा ज्या वेळेस हल्ले होतात त्याच्यावेळेस त्यांचं असणारं कन्सल्टेशनसाठी मी असणारं येत असतो. आताही ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये आताही या सगळ्या निवडणुकीच्या बॅकग्राऊंडवरती एक चर्चा आणि माहिती त्यांना पाहिजे होती. ती माहिती देण्यासाठी त्यांना आलो होतो का या सगळ्या ह्याच्यामध्ये. आणि दुसरं जे आहे ते माझ्या वतीने मी असं सांगितलं की आम्ही असं या ठिकाणी एक नवीन गठबंधन होण्याची पॉसिबिलिटी आहे. त्याच्याकडे असणारा पॉझिटिव्हली ख्रिश्चन कम्युनिटी बघावं अशा रीतीची असणारी त्यांना मी विनंती त्या ठिकाणी केलेली आहे. आता कन्सिडर होते की न कन्सिडर होते ते मतामध्ये आम्हाला दिसेल. ते मी असणारं आत्ताचे जे आहे कारण त्यांना महाराष्ट्रामध्ये असणारं जे मराठा समाजाचं आंदोलन चाललेलं आहे त्याच्या संदर्भातली त्यांना माहिती पाहिजे होती आणि ती मी द्यायला आलो. जरांगे पाटील आज आपली भूमिका 4 वाजता की 5 वाजता करणार आहेत. त्याच्यानंतर मग मी माझे कॉमेंट्स देतो. पण तुम्ही जरी का एक प्रकारचं गठबंधन करत असले तरीही तुमचे जे सहकारी आहेत दुसरे ओबीसी बहुजन पार्टीचे प्रकाश शेंडगे त्यांच्याकडनं कुठंतरी याला विरोध होताना दिसतोय. त्यांचं म्हणणं आहे की जर का ते जरांगे आणि ते एकत्र येणार असेल तर कुठंतरी आम्ही त्यामध्ये सामील होणार नाही अशा प्रकारचं वक्तव्य. एक असं आहे की समाजामध्ये भारतीय जनता पक्ष जसं विभक्त राजकारण करते, एक्सक्लुसिव्ह राजकारण करते, तशा रीतीने असणारं जे कोणी आता ओबीसीच्या बाजूने बोलायला लागलेले आहेत त्यांना एवढंच रिमाइंड करणार आहे की 1990 साली ही ज्यावेळेस आंदोलन चाललं होतं की ओबीसीला आरक्षण द्यावं त्यावेळेस तुम्ही मंडलबरोबर होतात की कमंडलबरोबर होतात याचं पहिल्यांदा बघा. आणि त्यावेळेस आम्ही काय भूमिका घेतल्या त्यावेळेस आता काढू नका असं हे आहे. आत्ताच्या ह्याच्यामध्ये असणारं जे ओबीसींची मागणी होती की आमच्यातून आरक्षण देता कामा नये तो मला वाटतं सक्सेसफुल तोडगा ज्याला म्हणता येईल तो वंचित बहुजन आघाडीच्या भूमिकांमधून आंदोलनामधून सभेमधून असणारं जे आम्ही मांडत आलो की मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण दिलं पाहिजे तशा पद्धतीचा कायदा आता झालेला आहे. त्याच्यामुळे जी काही आता पुन्हा कंटिन्यू करण्याची असणारी जी काही भाषा चाललेली आहे तो वाद तो मला वाटतं समाजव्यवस्थेला उपयोगी नाही असं मी त्या ठिकाणी मानतो आहे. आणि वादच जे करत राहतील तर ओबीसी समूह त्यांना एक्सेप्ट करेल का याच्याबद्दल मला असणारं शंका आहे. ते मी जे काल आपल्याला म्हणालो प्रेसमध्ये की समजा जरांगे पाटील यांचं जे काही गावागावातून किंवा जिल्ह्यातून त्यांनी असं केले की निवडणुकीमध्ये भाग घ्यायचा की न घ्यायचा असं जे आहे समजा भाग घ्यायच्या बाजूने निर्णय झाला तर मग असणारं त्या ठिकाणी एक वेगळी चर्चा सुरुवात होते. त्या वेगळ्या चर्चेमध्ये मी ह्या सगळ्या पक्षांना म्हणणार आहे की तुम्ही त्याच्यामध्ये सहभागी व्हा. स्वतःला वेगळेपणा का ठेवताय. म्हणजे इथे माझ्या दृष्टीने असणारं एक प्रेस्टीज इश्यू ह्या सगळ्या पक्षांमधला मला जो दिसतोय तो मी आतापर्यंत तो मांडला नाही की कालचं पोरगं जरांगे पाटील हे आता आम्हाला राजकारण शिकवणार का असे मोठे नेते म्हणायला लागले आहेत सगळे. माझं म्हणणं असं की लोक ज्याला मानतात तो नेता होतो. त्याच्यामुळे लोकांनी जर जरांगे पाटील यांना असणारा नेता मानला असेल तर त्याला आपणही मान्यता दिली पाहिजे. हा इश्यू कशासाठी की कालचं पोरगं. तर माझं म्हणणं असं आहे की कालचं पोरगं आता मोठं झालं असं समजायचं
मला माझ्या वडिलांनी एक सल्ला जो दिला तो मी ह्या सगळ्यांना देतो, तो म्हणजे की मुलगा जेव्हा बापाचे बूट घालायला लागतो किंवा चप्पल घालायला लागतो त्यावेळेस मला सल्ला दिला होता की आपली बुद्धी आता एकत्र झाली, त्याच्यामुळे आपण आता असं मित्र आहोत, ते आपण आता मित्राप्रमाणे वागलं पाहिजे. तर मी असं म्हणेन लोकांनी त्यांना असं जर नेता मानला असेल, तुम्ही नेते आहात, तुम्हाला असं म्हटलं नाही लोकांनी की तुम्ही नेते नाहीत, तेव्हा एका नेत्याने दुसऱ्या नेत्याला एक्सेप्ट करणं भाग आहे, ते एक्सेप्ट करावं एवढंच फक्त माझी मागणी आहे. सर, आनंदराज आंबेडकर हे अमरावतीची निवडणूक लढवत आहे, त्याबद्दल तुमची भूमिका नेमकी काय असणार आहे? ते फॉर्म भरल्यानंतर आम्ही भूमिका देऊ त्याच्यामध्ये बघा, आणि मग त्याच्यावरती बोलेन मी त्याच्यावरती. मुख्यमंत्री काल 5 तास गायब होते आणि महायुतीमध्ये सुद्धा बऱ्याचशा जागा आहेत ज्यावरून अजूनही काही घडतंय बिघडतंय अशी परिस्थिती आहे. मला जी माहिती मिळालेली आहे त्या माहितीवरून एवढं सांगेन की एकनाथ शिंदे 14 जागा मागतात आहेत आणि BJP त्या कन्सिडर करते की न कन्सिडर करते हे अजून कळलेलं नाही. तेव्हा त्यांनी म्हणजे एक आपण असं लक्षात घेतलं पाहिजे की एकनाथ शिंदे यांचीसुद्धा आता सभेंमधली गर्दी वाढत चाललेली आहे, त्याच्यामुळे असं मासेस फॉलो त्यांना करायला लागलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवरती BJP काय भूमिका घेतं हे बघणं महत्त्वाचं आहे असं मी मानतो आहे. तर दुसरीकडे मवियामध्ये पण धुसफूस आहे, बऱ्याचशा जागा आहेत ज्यापैकी सांगली, भिवंडी आणि मुंबईतील 2 जागा आहेत ज्यावर मैत्रीपूर्वक लढत व्हावी अशी मागणी त्यांनी केली आणि प्रस्तावसुद्धा दिल्लीला पाठवला. ते हा माझ्या मताप्रमाणे इथला असणारा त्यांचं अगोदरचं भांडण होतं, ते 2.5 वर्ष सोडू शकलेले नाहीत. जिथे मैत्रीपूर्ण लढती म्हणतात आहेत त्या ठिकाणी म्हणजे मैत्रीपूर्ण लढत आहे त्या ठिकाणी त्यांची ताकद आहे, पण ज्या ठिकाणी ते वेगवेगळे लढतात आहेत त्या ठिकाणी लढणारा पक्ष जो आहे त्याचीच ताकद आहे, उरलेल्या दोघांची ताकद नाही आहे. त्याच्यामुळे असं ते मैत्रीपूर्ण लढतीपेक्षा मी असं म्हणेन सोयीचं लढणं असं मी त्या ठिकाणी, राजकारण आहे सोयीचं लढणं असं म्हणतो आहे की माझी ताकद नाही आता काय करू, लढ बाबा तू. थैंक यू. हिंदी में जानना चाहेंगे, हिंदी में। आज आप इधर आए हैं, मैं शुरुआत करने के पहले ईस्टर की सभी क्रिश्चियन भाइयों को शुभेच्छा देता हूं और शुभकामना भी देता हूं. उसी सिलसिले में लेके आज कार्डिनल से हम लोग मिलने आए थे. उनको महाराष्ट्र की राजनीति जो है उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी. मैं हमेशा उनसे मिलता रहा हूँ, चाहे वो मणिपुर का इशू हो या किसी चर्च पर अटैक हो, किसी नन पर हो, किसी फादर पर हो, किसी बिशप पर हो, तो उसके सिलसिले में बार बार मैं आके उनसे मिलता था. तो आज भी उसी सिलसिले से मैं मिल रहा हूँ. नई जो उभरी हुई शक्ति है उसकी मैंने उनको जानकारी दी है कि मराठा समाज में से जरांगे पाटिल जो है एक नई फोर्स आ रही है और वो सेक्युलर पार्टियों के साथ है, बीजेपी के खिलाफ है. और उसके बाद जो है वो दूसरी बातचीत वहाँ पर हुई, ऐसा मैं ये कहता हूँ कि जिसको दोनों के बीच की बातचीत थी, इसलिए पब्लिक करना कोई जरूरत नहीं है. आप कह रहे थे आपने उनसे समर्थन मांगा है? नहीं, मैं चर्च का भी समर्थन नहीं देता, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि उनका ही प्रोडक्ट हूँ मैं, इसलिए चर्चेस की मर्यादा तक कहाँ तक है और कहाँ नहीं है. और ये रोमन कैथलिक्स की एक अलग से संगठना होती है और वो कभी राजनीति में दखलंदाज नहीं करते, ना सोशल इशू में वो वहाँ पर इंटरफेयर करते, वो तो खाली जानकारी रहते हैं. सर, पर अगर धार्मिक गुरुओं से आप मिलने जा रहे हैं और वो भी इस पार्श्वभूमि पर जब लोकसभा चुनाव नज़दीक है, उस पैरामीटर्स पर अगर देखें तो आपने पहले कहा कि उनसे मिलकर उनका आशीर्वाद ले या उनका सहयोग, और उसके साथ साथ आप महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में यदि अगर चर्चा करते तो इसे किस तरह से देखा जाए और
आने वाले दिनों में कैथलिक समुदाय का समर्थन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो, इसी रणनीति के साथ आज आपकी ये मुलाकात रही क्या? तो मैंने जैसे कहा कि ये जो नई फोर्सेस आ रही है महाराष्ट्र में, जिसकी उनको जानकारी चाहिए थी, उस जानकारी को मैंने उनके पास ये किया है। अब इंटरनल उनका डिस्कशन क्या होता है, उनका डिसीजन क्या होता है, ये तो मैं तय नहीं कर पाऊँगा। जो होगा वो मेरे ख्याल से, इसलिए मैंने पहले भी कहा कि इलेक्शन में वो दिखेगा कि उनका डिसीजन क्या हुआ है, उसका तय क्या हुआ है। लेकिन जहाँ तक हम लोगों की जानकारी है, मतलब इस संस्था से मैं कहूँ कि मेरी कार्डिनल स्कूल से ही शुरुआत हुई है, इसलिए ये कभी भी राजनीति में या सामाजिक नीति में सहयोग नहीं करते, ना लेते हैं ना देते हैं। महाराष्ट्र में थर्ड फ्रंट दिख सकता है क्या, और उसमें आप प्रमुख भूमिका में रहेंगे क्या? देखिए, आज शाम को जरांगे पाटिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि उन्होंने एक अहम सवाल अपने कार्यकर्ताओं और सकल मराठा समाज जो है उनसे कहा था कि क्या हम लोग राजनीति में हिस्सा ले या ना ले। तो आज मेरे ख्याल से जगह जगह जहाँ मीटिंग हुई है उनका मेरे ख्याल से विवरण आएगा, और 5 बजे मेरे ख्याल से वो डिक्लेयर करेंगे, शायद वो इलेक्शन में हिस्सा बने या ना बने उसका। तो उनका जब तक निर्णय नहीं होता तब तक मेरे ख्याल से किसी और चीज़ की बात करना उचित नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन मान लो अगर यहाँ उनका निर्णय आता है कि अपन राजनीति में भूमिका ले और अपना जो फॉलोअर है उसको डायरेक्शन दे, तो मैं यहाँ जितने भी राजनीतिक दल, सेकुलर राजनीतिक दल जो है, कि जो पहले से मैं इनसे कह रहा था कि जरांगे पाटिल एक पॉलिटिकल फैक्टर बना हुआ है, चाहे वो सोशल फैक्टर हो, लेकिन वो पॉलिटिकल फैक्टर बना हुआ है, उसको हम लोग ने रिकग्नाइज़ करना चाहिए और उसके साथ पे संबंध रखना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, वो तमाम राजनीतिक दल जो है वो स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि जरांगे पाटिल एक राजनीति से एक फैक्टर है। आप इस फैक्टर को मानोगे उतना मैं समझता हूँ कि इनके लिए भी अच्छा होगा और पॉलिटिकल सिस्टम के लिए भी अच्छा होगा। और एक बात ये भी कहा गई है कि पहले आप कहते हैं कि एमवीए में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन एमवीए के कई नेता फ्रेंडली फाइट की बात करें, कांग्रेस मैं तो वही पहले से ही कह रहा था कि इनका गठबंधन जो है वो गठबंधन नहीं है। ये अभी इनका जो है फ्रेंडली फाइट, मतलब जहाँ इनकी ताकत है यहाँ पर किसी को वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ ये बता रहे कि हमारी फ्रेंडली फाइट नहीं है, वहाँ मैं समझता हूँ चाहे वो शिवसेना हो, कांग्रेस हो या एनसीपी हो, उनके पास कैंडिडेट नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। और उसकी वजह यह है कि गए 25 सालों में पार्लियामेंट्री सीट एक ही सीट लड़ रहे हैं, जो सीट इनको मिलती है वही सीट पे लड़ रहे हैं, बाकियों के सीट पे ये लड़ नहीं रहे हैं। 25 साल कोई कार्यकर्ता रुकता नहीं है, वो संगठन छोड़ के जाता है। और इसलिए ये जो कह रहे हैं कि भी हमारा अंडरस्टैंडिंग हुआ है, मैं ये कहूँगा कि अगर इनका अंडरस्टैंडिंग इसी बात पर है कि भाई हमारा उम्मीदवार वहाँ नहीं है, हमारी ताकत नहीं है वहाँ पर, इसलिए आप लड़िए, ये इनकी अंडरस्टैंडिंग है। सर आप और जहाँ इनकी ताकत है वहाँ पर फ्रेंडली फाइट है। सर ऐसा भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस जो है वो फ्रेंडली फाइट की बात कर रही है, संजय राउत इसको डिनाई कर रहे हैं, एनसीपी शरद पवार की वो इसको डिनाई, कांग्रेस के ज्यादातर नेता फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो डिफरेंसेस है वो कांग्रेस और शिवसेना में है। एनसीपी जो है वो अपना भी पत्ता नहीं खोल रही है, ऐसा मैं कहूँगा। उनका भी और शिवसेना के साथ में कई सीटों पे तालमेल नहीं है। सर एक जगह आप थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, जो हमको दिख रहा है कि बनेगा, और साथ ही साथ क्या अभी भी उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि तीनों घटक दल है जो एमवीए के, वो चाहते हैं कि आप एमवीए में आए, चाहे वो बाला साहब थोरात हो, पृथ्वीराज चौहान हो, संजय राउत भी कल तक स्टेटमेंट यही दे रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए आप एमवीए में जरूर आएंगे। तो क्या थर्ड फ्रंट की ओर जा रहे हैं या एमवीए के लिए? मैंने जैसे कहा कि भी आज शाम को अगर जरांगे पाटिल के यहाँ का फैसला होता है कि भैया राजनीति करनी चाहिए, तो मैं वही कह रहा हूँ कि भैया ये सब जन मिलके जरांगे पाटिल एक पॉलिटिकल फैक्टर बन चुका है, इसको एक्सेप्ट करके उसको साथ में लेके एक
नई पहल हो सकती है। सर एक आरोप भी लग रहा है कि 2019 के जैसे डिवीजन ऑफ वोट हुआ अगर तो जो देखा मैं आज कहूँगा कि 2019 में ये बी टीम थे, हम बी टीम नहीं थे, क्योंकि हमने उस वक्त भी कहा था कि 12 सीटों पर जो है सिलसिला आप दीजिए, लेकिन नहीं दिया है। आज भी जो हमने कहा था कि भी हम कांग्रेस हमारे साथ बैठे ना बैठे 7 सीटों पर हम उनको सपोर्ट करेंगे। 2 सीटों पर जो हम लोग सपोर्ट कर चुके हैं। मेरे हिसाब से हर पॉलिटिकल पार्टी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसको इज्जत देना पहले सीखना चाहिए, ना किसी पार्टी पर आरोप करना होना चाहिए। आरोप के अगर सिलसिला चलता रहा तो मैं समझता हूँ कि मैं जितना साफ-सूफ हूँ उतना कोई राजनीतिक नेता साफ-सूफ नहीं है। अगर एक दूसरे के अगर पोल खोलते रहे ये तो मैं समझता हूँ कि बचेगा कोई नहीं है। मतलब मैं एक किस्सा बताऊँगा कि नरसिम्हा राव के वक्त में हम लोग ने सुखराम को टारगेट बनाया था। उन्होंने हमसे बुला के कहा, मतलब जो हम लोग यंग टर्क्स थे उनसे बुला के कहा तुम जोर से इसको चलाओ और जोर से इसको उठाओ। तो हमने कहा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है तो उठाओ इसको। तो हम लोग ने पूरी तौर से उठाया। सुखराम बाद में मंत्री नहीं रहे, सब गए। बाद में उन्होंने हमको खाना खाने पे बुलाया और जो 2 लाख रुपए उसके मिले थे वो कांग्रेस पार्टी ने उसको 2 लाख रुपए दिए थे। ये बाद में भी सिद्ध हो चुका था। लेकिन एक बात उन्होंने हमको समझाई वहाँ पर कि मैंने आपको चिल्लाने से रोका नहीं, उसकी वजह से कि एक सुखराम जो है चले गया तो दूसरा सुखराम आ सकता है। लेकिन ये सिलसिला अगर आपका चलता रहा आरोपों का, तो आप राजनीतिक नेताओं को ख़त्म करोगे। तो मैं इनसे ये कह रहा हूँ कि भैया आरोप करना बहुत आसान है। मतलब उस 30 साल की उम्र में नरसिम्हा राव ने हमको सिखाया उस समय। वो बात मैं आज दोबारा दोहराता हूँ, भैया किसी पर भी आरोप करना है, आरोप करना बहुत आसान है, उसकी छवि बिगाड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसके जगह दूसरा पैदा करना वो आसान नहीं है। इस बात का सोच लो आप। सर एक आखिरी सवाल, 1700 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस कांग्रेस को मिला है। वहीं राहुल गांधी कहते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इन्हीं इंस्टीट्यूशन को सबक सिखाया जाएगा और ये टेररिज्म किया जाएगा। मैं ये कहूँगा कि राहुल गांधी ने अपना जो है गुस्सा जो है या जो गलत हो रहा है उसको एक सही ढंग से रखना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस जो है वो चलती रहेगी, इंस्टीट्यूशन इस्तेमाल होती रहेंगे। उन्होंने यही कहना चाहिए कि भैया 1700 करोड़ का अगर इनकम टैक्स आया है तो मान लो 30% 1700 करोड़ हो गए, तो 70% जो है वो इनकी आमदनी होनी चाहिए, तब जाके ये होगा। तो उन्होंने ये कहना चाहिए भैया बीजेपी पहले इस बात को बताया कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी अकाउंट्स हैं उस कांग्रेस पार्टी के अकाउंट में कम से कम 8000 करोड़ है। वो 8000 करोड़ कौन से अकाउंट में कितने कितने हैं आप उसका विवरण दीजिए। आपको लोगों को जो है वो आगाह करना होगा और सिखाना भी होगा, दोनों चीज़ है। क्योंकि लोगों को लगता है यार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इनके पास पैसा होगा इसलिए 1700 की नोटिस आई, तो ये क्यों चिल्ला रहे, क्यों बौखला रहे। लेकिन 1700 की नोटिस गलत है, ये कांग्रेस पार्टी जानती है, आम जनता नहीं जानती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये मांगना चाहिए भाई 1700 करोड़ की आपने नोटिस भेजा है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी का 8000 या 10,000 करोड़ इनकम है। नहीं, बात सही है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने ये चैलेंज देना चाहिए बीजेपी को कि भाई तुम 8000 या 10,000 कांग्रेस पार्टी का इनकम है, क्योंकि ये वाइट इनकम है, तो ये बैंकों में होगा, तो आप बैंकों के अकाउंट बसाइए, उनके पेपर्स आप जो है वो पब्लिकली दीजिए। दूध का झूठ का झूठ और पानी का पानी सीधे हो जाएगा, लोग इनके खिलाफ जाएंगे। ये इंस्टीट्यूशंस के मतलब मैं समझता हूँ कि स्ट्रैटेजिकली इनको
बीजेपी को जवाब देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ. आंबेडकरांचं एक वक्तव्य येत आहे, त्यांचं असं म्हणणं आहे की वंचितच्या मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्त्यांची मला फोन येत आहेत लढण्यासाठी आणि कुठेतरी त्यांच्यामध्ये असंतोष आहे. नाही, माझं म्हणणं असं आहे की इंटरनल पार्टी मॅटर्समध्ये मी काही बोलत नाही. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.